जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी प्लीज? Somehow I've been kicked out of the meeting and I was unable to connect. चलिए दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें हो गई थी जिसपे हमारी गुफ्तगू हो गई थी। एक हमने कहा था कि जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी P2P नेटवर्क की, उसमें एक होगी डिसेंट्रलाइजेशन वन, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होगा। जब सर है वो कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है तो वो आपस में ही बात करके अपने आप को मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। तीसरी चीज हो गई कि उसमें एडॉक कनेक्टिविटी और हो गया डायनेमिक्स, क्योंकि वो कोई भी जो नोड है वो कभी भी आ जाएगा, कभी भी चला जाएगा। सो प्रैक्टिकली दिस द बिहेवियर वुड रिमेन अनप्रेडिक्टेबल, और इस वजह से जो ऊपर जो ओवरले टेक्नोलॉजीज हैं उनमें बहुत फर्क आ जाता है ऊपर की जो लेयर है ना, क्योंकि कोई भी नोड आ रहा है जा रहा है तो इस चीज को गवर्न करने के लिए मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय करती हैं। एनोनिमिटी, तो एनोनिमिटी ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सेंडिंग और रिसीविंग रिक्वेस्ट जो हैं उनके पाथ एक ही हों, वो दो नोड्स के दरमियान कोई मिडिल नोड्स हों। वो मिडिल नोड्स चूंकि बदलते रहते हैं तो इस वजह से जो पाथ्स हैं वो भी बदलते रहते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इवन। स्केलेबिलिटी इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है जी। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर खत्म हो गया है, आप जितने चाहे बढ़ा लें। फॉल्ट टॉलरेंस है कि जनाब, यानी कि किसी भी सिस्टम को डाउन करने के लिए बहुत सारे नोड्स एक साथ अगर कर पाए तो कुछ हो पाएगा, अदरवाइज कोई एक दो लोग मिलके कम से कम डोमिनेट नहीं कर सकते ओवरऑल नेटवर्क को, ठीक है जी। कैन आई गेट अ वन फॉर दिस प्लीज? ठीक है, थैंक यू। तो एक टिपिकल क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में और P2P कंप्यूटिंग मॉडल में जो फर्क है वो यही आपके सामने है। क्या क्लाइंट सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट, whereas in a typical P2P कंप्यूटिंग मॉडल, ठीक है जी, ये अभी ये दो मिले हुए, हो सकता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो इट्स नॉट 100% अ मैश नेटवर्क, बट इट्स अ मैश नेटवर्क, ठीक है जी। फुल मैश नेटवर्क शायद ना हो, लेकिन इट्स अ मैश नेटवर्क जिसमें बहरहाल कम से कम एक लिंक जरूर चाहिए दो नोड्स के दरमियान, कम से कम वन, अदरवाइज वो मैश पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इसमें जो सर्विसेज हैं वो सर्वर से मिलनी है या ये सर्विसेज डायरेक्टली एक दूसरे से ले रहे हैं, ठीक है जी। ऑटोनमस हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं है, सिक्योरिटी भी कम है, लेकिन कंफर्टेबल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है, और वो जो मुख्तलिफ फॉर्म हैं वो क्या क्या हो सकती हैं वो अगली साइड पे आएगा। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि हम कितना ही कह लें कि ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सेंट्रलाइज्ड इसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ सेंट्रलाइज क्या होता है ये देखें अब आप, ठीक है जी। इसमें जो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है, जो सबसे पहली P2P एप्लीकेशन थी वो नैपस्टर थी, ठीक है। और ये एप्लीकेशन 99 में पॉपुलर हुई और मेरा ख्याल है विद इन स्पैन ऑफ फ्यू मंथ्स इसकी ऑडियंस अमेजिंगली ग्रो कर गई थी। और ये बेसिकली MP3 जो सॉन्ग्स थे उनको ट्रांसफर करती थी, ठीक है जी। तो इसमें आप देखें बहरहाल सेंट्रलाइज्ड सर्वर जो कि इंडेक्स सर्वर के आता है, ये बेसिकली ये बताता है कौन से नोड पे कौन सी फाइल रखी हुई, ठीक है जी। ये कंट्रोल का नेटवर्क है। डेटा जो है वो डायरेक्टली शेयर हो जाता है फिर पार्टी टू पार्टी। फिर आया हमारे पास ग्रूटेला। ग्रूटेला 100% P2P मॉडल था, जिसमें डेटा भी उसी तरह जा रहा है जिस तरह देयर इज नो इंडेक्सिंग, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कोई भी
जो सेंट्रलाइजेशन का कोई शुबा तक इस पे हम नहीं कह सकते थे साइड। फिर ये जो काजा है या उसके बाद बिट टॉरेंट है, ये सब हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल का ये कहते हैं कि हर लेयर पे कुछ सुपर पीयर्स हैं जिनके पास ये उस पर्टिकुलर उनसे कनेक्टेड जो नोड्स हैं उनकी नॉलेज है और उनकी बेस पे वो टास्क रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर सुपर पीयर्स जो हैं वो आपस में मिलके एक सुपर क्लस्टर भी फॉर्म करते हैं जो 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 सेंट्रल रोल ले लेता है सिस्टम का। लेकिन चूंकि उसमें एक से ज्यादा मशीनें होती हैं तो वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बनता। ये तीनों मॉडल समझ आते हैं जनाब? कैन आई गेट अ वन फॉर दिस प्लीज? ठीक है जनाब। तो अब इस मॉडल पे, यानी कि इस मॉडल पे काजा, बिट टॉरेंट हो गया, स्काइप हो गया, इन तमाम मॉडल्स पे नाउ वी कैन हैव वेरियस। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी जो था वो तो 100% प्योर P2P नेटवर्क था। बराबर। अच्छा जी, अब इस मॉडल पे जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन डिजाइन होंगी उनकी मुख्तलिफ एरियाज हैं। मतलब इट मे बी फाइल शेयरिंग, इट मे बी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी मैसेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग। एंड आप ये देख सकते हैं फाइल शेयरिंग के लिए ग्रूटेला वगैरह और बिटटॉरेंट सब इसी में आ गए, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर आपके पास स्काइप मौजूद है, और फिर ये सेटी एट होम फोल्डिंग की तो हम बात कर ही चुके हैं। सो होल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है जी। हाँ, ग्रूटेला में इंडेक्सिंग नहीं होगी ना शहजाद, सवाल यही तो है। इंडेक्सिंग इसलिए नहीं होगी कि एवरी पेयर वुड बी हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमीडिएट नोड्स। Every pair would be having the information of the immediate nodes. और यही जो कॉपी इसके पास होगी ये सब पे पास हो जाएगी और सबकी कॉपियां इसके पास हो जाएंगी, आ जाएंगी। तो दैट्स हाउ अ कंप्लीट पिक्चर इज अवेलेबल टू एवरीवन। आपका सवाल आंसर हुआ शहजाद? ठीक है। तो एक स्काइप बहुत पॉपुलर वॉइस ओवर आईपी की सर्विस, कितने 40 मिलियन यूजर्स डेली यूज करते हैं। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये मल्टी सर्विस नेटवर्क का एक कोर्स 2005 में शायद मैंने पढ़ाया था, उसमें ये सब चीजें बहुत तफसील से आती हैं। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, तो इससे टिपिकल स्काइप आर्किटेक्चर वही कि आपके पास एक मैसेज एक्सचेंज सर्वर, एक लॉगिन सर्वर है, and then you have super nodes, a hierarchical model, typical hierarchical model। ताकि अगर इसका मकसद जो होता है ना वो एक्चुअली, चूंकि मैंने ये एक्चुअली करके देखा है सब, तो ये नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करना एक्चुअली मकसद होता है कि भाई अगर इन दोनों ने आपस में बात करनी है तो ये यहाँ तक ना जा रहे हो ना, यहीं से बात इनकी पूरी हो जाए, यहीं से इन्हें राब्ता मिल जाए और फिर ये आपस में करने लगे। That's how it is। इस पे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं सेटी एट होम के लिए। मतलब अब हम एप्लीकेशन देख रहे हैं ना, स्काइप की देख ली जो कि टिपिकली ये भी हायरार्किकल मॉडल ही है कि यू हैव इवेंचुअली यू हैव अ सर्वर अवेलेबल। ठीक है, जो लोगों का यूनिट्स मुख्तलिफ सर्वाइव करके दे रहा है, लेकिन दिस सर्वर वुड बी वन ऑफ दी नोड इन ए P2P नेटवर्क। ठीक है जी। और फिर अगर चाहें, अब ये सर्वर खुद एक P2P नेटवर्क में एज ए नोड है, लेकिन ये इसकी रियाया है जिससे ये काम करा रहा है ना, ये इस किस्म का एनवायरनमेंट है। तो इन दोनों में फर्क आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। सो व्हाट अबाउट द चैलेंजेस ऑफ P2P कंप्यूटिंग? सबसे बड़ा चैलेंज हेटेरोजेनिटी इन पीयर रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो वो जो पीयर रिसोर्सेज होंगी उनका अपना हार्डवेयर होगा, अपना ओएस होगा, अपने प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर्स होंगे जिसमें हर बहुत हद तक इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है, इवन प्रोसेसिंग के रिजल्ट्स अलग आ सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू
change in platforms, ठीक है, तो that is a big challenge. Scalability for future growth, दूसरा, आप बहरहाल एक हद तक the system is able to support web scale from hundreds to millions as a system size growth. ये efficiency should not be affected. अब ये बोलना बड़ा आसान है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. जैसे मतलब आप एक नेटवर्क की छोटी सी चलती हुई इंटरनेट की एप्लीकेशन को जरा क्लाउड पे ले जाएं और देखें आपकी नींदें न उड़ जाएं, ठीक है जी. तो ये दिस इज अ लॉट, यानी कि जिस 100 नोड्स कभी भी उस तरह हैंडल नहीं हो सकते जैसे मिलियन नोड्स होंगे ना यार. इवन 10 नोड कैसे नहीं हैंडल हो सकते जैसे 100 नोड होंगे. तो पूरे आर्किटेक्चर्स बदलने पड़ेंगे और सब कुछ करना पड़ता है. इफेक्टिव सर्च ऑफ डिजायर्ड पीयर्स. अब असल सवाल क्या, सवाल ये है कि जो भी अगर आप फाइल शेयरिंग कर रहे हैं तो फाइल शेयरिंग, या अगर आप जो भी कर रहे हैं जिसके लिए भी ये जो भी मकसद है इस ओवरले नेटवर्क का, जिसके लिए भी ये बना है, तो वहां पे राइट नोड तक पहुंचना जिसके पास ये हो वहां, और जिससे आपको अच्छी स्पीड में वो मिल जाए. जो लोग बिट टोरेंट पे मूवीज डाउनलोड करते हैं उनको मेरी बात समझ आई होगी. कितने 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 लोगों को ये बात समझ आई कि सही नोड से पता चलना कि जिससे वो डाउनलोड करें. आप ऐसा ना हो कि आप डाउनलोड पे लगा दें और वो फिर हो नहीं रही होती तो फिर आप फिर दूसरे तीसरे चौथे पे जाते हैं. ठीक है जी, बात समझ में आ रही कि इफेक्टिव सर्च ऑफ दी डिजायर्ड पेयर, जहां से वो चीज आपको मिल सके. अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है. डेटा लोकेलिटी एंड द नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी. देखें जी, आइडियल सिनेरियो तो यही होगा कि एक जैसा डेटा एक जगह रिजाइड कर रहा हो तो चांसेस ये हैं जिसको वैसा डेटा चाहिए होगा वैसा दूसरा डेटा उसके करीब मौजूद हो. दैट इज डेटा लोकेलिटी. और नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी ये है कि मैं जहां से आ रहा हूं तो जो मेरे करीब हो वो सिमिलर नोड्स हो, पेयर्स हो, जिनसे मुझे राब्ता अक्सर रहता हो. ठीक है जी. तो अब अगर ये एक टिपिकल नेटवर्क है जिसमें एक ऑटोनोमस सिस्टम C1 C3 का है और दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो C2 C4 का है. ऑटोनोमस सिस्टम एक टिपिकल नेटवर्क राउटिंग की टर्म है कि अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. तो अगर मैंने वर्ल्ड नेटवर्क बनाना है और मैं ऐसे बना दूं कि C1 would communicate to C2 and then C2 would communicate to C3 and C3 would communicate to C4, for every link I would be passing the WAN. Of course it would be inefficient over level. तो proximity को देखते हुए मुझे ये करना चाहिए कि C1 और C3 बात करें, ठीक है जी, और C2 और C4 बात करें और इनमें से कोई एक आदमी आपस में बात कर ले जिसको भी जरूरत हो. अब इस ऑटोनोमस सिस्टम में जितने भी नोड्स होंगे वो इस तरफ हुक हो जाएंगे और इस तरफ जितने भी नोड्स होंगे वो इस तरफ हुक हो जाएंगे. एंड दैट विल फॉर्म अ रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी, जैसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी अवेयर नेटवर्किंग हो जाएगी. बात समझ में आती है जनाब? कैन आई गेट अ वन प्लीज? शहबाज, आपकी सवाल पूछ. ओके जी वकार, ठीक. You have any question? जी वकार, कहिए. सर मेरे पास है ना चैट सेंड नहीं हो रही आपको, तो वो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा. मतलब मुझे लग रहा है कि या तो कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे बोल रहा है कि योर होस्ट इज नॉट कनेक्टेड करके कोई मैसेज दे. सो ओके, आप लेक्चर में तो साथ हैं ना? आपका कोई सवाल है तो हाँ जी यू सर. कैन रेज द हैंड एंड यू कैन आस्क. ओके ठीक है. ठीक है.
चलिए जी, देन वी आर हैविंग फ्री राइडिंग अवॉइडेंस। तो अब तक हमने चैलेंजेस जो देखे 4 देख लिए, ठीक है जी। हेटेरोजेनिटी इन पेयर रिसोर्सेज, स्केलेबिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ, और उसके साथ इफेक्टिवनेस रहना ना। स्केल तो आप कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन इफेक्टिव रहना, इफेक्टिव सर्च ऑफ डिजायर्ड पेयर की जिसके पास राइट रिसोर्स है उस तक पहुंचना, डेटा लोकेलिटी और प्रॉक्सिमिटी नेटवर्क की, ये हो गया। अब आते फ्री राइडिंग। अब फ्री राइडिंग क्या है? फ्री राइडिंग ये है कि भाई ये तो जो लोग ये यूज करते हैं P2P नेटवर्क को जानते हैं कि सबने सीड करना होता है। सीड करने का मतलब आप किसी की बेस पे अपने ही नेटवर्क के करीब लाके पैकेट को ले आते हैं ताकि जिसको चाहिए वो वहां से उठा के ले जाए, ठीक है ना, इस तरह। तो लोग भी आपके लिए करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन हम टिपिकल, तो अगर आप ये कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं करता किसी के लिए, तो वो एक मसला है, ठीक है ना। उससे ओवरऑल सिस्टम में सिस्टम शुड restrict such users वाली बात है। तो another challenge is the free riding. P2P computing aggregate resources at the edge of the internet to improve performance. सही है जी। And the partisan peer may be selfish and willing to contribute anything. These peers are called free riders. Exactly जो बात मैंने आपसे की। तो उनको हमें रोकना है और हमें मोटिवेट करना है कि सब करें, या उनको किसी तरह पीनलाइज करना है कि उनको अच्छा डेटा रेट ना होने दें जब वो खुद कुछ डाउनलोड कर रहे हो तो बड़ा टिका के टाइम लगे, समथिंग लाइक दैट। इस तरह हमें उन्हें कुछ पनिश करना पड़ेगा। Anonymity and privacy, peer and P2P system like to hide their information, जाहिर है, तो वो anonymity इनकी रहनी चाहिए। अब वो मैसेज कहाँ से आया, किसके पास आया, ये हर दफा उसको वो हाइड भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन ये कोई एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि फंडामेंटल नहीं है। अब चूंकि ये पेयर्स हैं तो बड़े आराम से डॉस अटैक्स लॉन्च हो सकते हैं, बल्कि चूंकि ये अलग अलग हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल भी हो सकता है। तो एक साथ ये सारे एक ही नोड के ऊपर भेजना शुरू कर दें क्यूरीज, तो वो एक नोड जो है वो क्या हो जाएगा, वो अनअवेलेबल हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल का काम यही है कि आप उसे रोक इसलिए नहीं पाते कि वो मुख्तलिफ आईपी से आ रहा होता है, ठीक है जी। तो इन टिपिकल पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट ये भी इशू हो जाएगा। तो ये 6-7 चैलेंजेस हैं जो P2P कंप्यूटिंग के हवाले से आज भी एक एरिया ऑफ रिसर्च है। इनमें से हर इंडिविजुअल बुलेट जो है दिस हैज अ ओन सेपरेट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्शंस एंड एवरीथिंग। उसके बाद जनाब, अब ये जो P2P नेटवर्क्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप अनस्ट्रक्चर्ड कर लें। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब बिल्कुल इसी तरह के बस जो भी नोड्स आते रहें वो मिलते रहें, जो भी फाइंड होता जाए वो उस नेटवर्क का पार्ट बनता जाए, 100% रैंडमली कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा जब आप करेंगे तो दैट वुड रिमेन आइडियल बट इट वुड बी इनएफिशिएंट, राइट। क्योंकि एक जैसे डेटा वाले नोड आगे पीछे हो सकते हैं, नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी का इशू हो सकता है, डेटा लोकेलिटी का इशू हो सकता है, ये दोनों इशू हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर क्या है? उसके लिए बेहतर ये है कि सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड फिर आप कहेंगे यार ये तो फिर आप सेंट्रलाइज हो रहे हैं, नहीं, सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड P2P नेटवर्क, इतना ऐसा बोले नेटवर्क हो यार कम से कम एक जैसे डेटा को करीब कर ले, एक जैसे रिसोर्सेस को। अगर ये कंप्यूटिंग क्लस्टर बन रहा है तो एक जैसी 64 बिट वाला आर्किटेक्चर सारा एक जगह कर ले, 32 बिट वाले एक जगह कर ले, तो या अगर ये डेटा है तो एक जैसा डेटा एक जगह कर ले, तो कुछ इस तरह से फॉर्म कर ले, कुछ रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रक्चर्स बना दे, कुछ उस नेटवर्क के अंदर ऐसी क्लासेस फॉर्म कर दे, ऐसे एरियाज डेवलप कर दे कि जिससे नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस और इफेक्टिवनेस सिस्टम की बढ़ जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो देन यू विल बी यूजिंग स्ट्रक्चर्ड ओवरले, और उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। आप कोई कॉर्ड बना दें, कोई ट्री बना दें, रिंग बना दें, और यानी कि कोई ट्री का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दें या रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें। यानी कि मकसद ये है कि कंपार्टमेंटलाइज कर दें रिसोर्सेज को, और मोस्ट लाइकली रिसोर्सेज को एक साथ किसी तरह ग्रुप कर लें। और जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो तो हमने बात की कि इससे रैंडमली कनेक्टेड द वे इट शुड बी।
ठीक है जी। तो अब हमें ये तो पता ही है कि दो तरह से हो सकता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सब कुछ बनेगा एक टिपिकल टीसीपी एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है जी। तो वही आईपी के लेयर होगी, वो टीसीपी यूडीपी भी चलने हैं, ठीक है, और फिजिकल लेयर उसके नीचे चल रही है, उसके ऊपर टीसीपी के कनेक्शंस होंगे, पॉइंटर्स होंगे एड्रेसेस के, उसके ऊपर ये चलेगा। अब इधर virtual links do not need to have the same weight. Directly weights can be assigned to determine the types of links since the hosts are dynamic. प्रोटोकॉल फॉर रिले। अब चूंकि आप इसको एक दफा में करने नहीं जा रहे ना, वो मतलब यू कैन नॉट हार्ड कोड कि अच्छा जी मशीन नंबर 1 और 3 और 8 जो है इसमें एक जैसा डेटा ये यहाँ हो गया नहीं भाई, मशीन नंबर 8 अगली दफा है ही नहीं। तो इस वजह से आपको क्या चाहिए, ओवरले मेंटेनेंस के प्रोटोकॉल्स चाहिए जो रन टाइम पे चीजों को चेंज कर सकें और उनको एड्रेस कर सकें। और ये कोई हार्डवाइड तो लिंक नहीं है, तो इनके सिर्फ वेट्स पे ही असाइन होगा ना कि अच्छा जी जो राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर आप में से किसी को आइडिया हो पूरे वर्जन 1 का 2 का, तो वो मुख्तलिफ उसको वेट्स असाइन करके उसके बाद जहां पे उसे कम कॉस्ट पड़ती है उस तरफ चला जाता है। तो ओवरले नेटवर्क का प्रोटोकॉल भी बिल्कुल इसी तरह वेट्स असाइन कर देता है, ठीक है। तो उन वेट्स की बेसिस पे पैकेट जो है वो लेसर वेट से ट्रांसफर करता है। वो इस तरह वो एक जैसी चीजें जो हैं वो आपस में हुक हो जाती हैं। ऑफ कोर्स नॉट इन फिजिकल सेंस। आई एम श्योर के आप में से किसी के जहन में ये इशू तो नहीं होगा, राइट भाई? बात समझ आ रही है? चले तो फिर कैसे बनाएं जी अनस्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर का तो एक तरीका है बड़ा, वो हैशिंग का, उसके जरिए बनाते हैं और वो बेस्ट नोन तरीका है। अनस्ट्रक्चर्ड कैसे बनाए? खैर वो हैशिंग जब आएगी वो बता दूंगा, पता नहीं क्यों वो मुझे फौरन से अच्छी लगता है उस पर बात करना। तो ठीक है जी। तो टू बिल्ड अ गुड अनस्ट्रक्चर्ड P2P ओवरले, द नोड डिग्री, द नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है, नोड की डिग्री क्या होगी, कितने नेबर्स उससे कनेक्ट है, and the expected number that are traversed from one node to another should be kept as small as possible. ठीक है जी। तो आप कोशिश करें कि एक आदमी से ज्यादा नोड ना कनेक्ट हो जाए और उसे बहुत ज्यादा ट्रेवर्स भी ना करना पड़े, ठीक है जी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जब इन दोनों चीजों में आप बैलेंस रखेंगे तो यू विल फॉर्म अ नाइस अनस्ट्रक्चर्ड नेटवर्क। ऐसा ना हो कि एक ही नोड से 10 नोड कनेक्ट हो तो मैश ही नहीं फॉर्म होगा, ठीक है जी। और ऐसा भी ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे नोड से गुजरना हो। तो ये दोनों डिग्रीज को बैलेंस करने से यू विल फाइंड अ नाइस नेटवर्क। In addition, the joint departure operation cannot cause extensive modification. हाँ जी, ठीक है। और ऐसा भी अब थोड़े से रेप्लिकास भी रखने होंगे कि ऐसा ना हो कि एक बंदे के निकलने से वो बिल्कुल ही ग्राफ चेंज हो जाए। तो इसका मतलब कम से कम हर नोड से दूसरे नोड के दरमियान 2 लिंक्स तो हों, ताकि अगर एक निकल जाए तो कम से कम वो मैश तो अपना बरकरार रहे, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें हो गई जिसके जरिए आप ये अनस्ट्रक्चर्ड को देख सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकें कि नोट की डिग्री को और एक नोट से दूसरे नोट कितने नोट्स को ट्रेवल करना है, इन दोनों के दरमियान इनको कम से कम रखते हुए एक बैलेंस कायम किया जाए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि इतना भी कम ना कर दें कि एक नोट के जाने से ग्राफ ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा। एम आई मेकिंग सेंस पीपल? तो जनाब ये जो तीनों थे, नैपस्टर और ग्नूटेला और काजा, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड P2P पे थे, ठीक है जी। तो उनका आर्किटेक्चर, फाइल इंडेक्सेस आपको पता है वो सेंट्रल के पास था, ग्नूटेला हर नोड अपनी कॉपी रख रहा था, काजा में सुपर नोड के पास था। ये पिछली डायग्राम आपने जो देखी थी उसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बल्कि इसको अगर मैं कॉपी करके वहां भी लगा दूं तो पर जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके लिए आसानी हो जाए।
आई डोंट नो, नहीं जगह नहीं है इतनी, इसको फिर आप यहीं आके देख लीजिएगा। डू रिमेम्बर कि इसकी तफसील आगे आ रही है। सर्च एल्गोरिथम क्यूरीज आर सेंड टू सर्वर्स व्हिच रिटर्न। अब अगर मुझे कोई चीज चाहिए नैपस्टर में तो मैं सर्वर को भेजूंगा, उसके पास इंडेक्स होगा, मुझे बताएगा मशीन नंबर 25 के पास तुम्हारी पसंद का MP3 पड़ा है, ठीक है। गुनुटेला, क्योंकि हर नोड के बाद अपनी क्वालिटी बन रही है, ठीक है, तो वो सबके पास भेज देगा और वहां से जहां से करीब से रिप्लाई आएगा मैच होगा वो होगा। और यहाँ पे सुपर नोट रखेंगे उस चीज को। तो सर्च टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी, ये बिग O नोटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट हुई हुई है। ऑल टॉलरेंस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर डिजायर नैपस्टर में है, ठीक है जी, यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ भी बहरहाल सुपर पीयर्स वल्नरेबल तो हैं, लेकिन वो चूंकि एक से ज्यादा होते हैं और उनका अपना एक नोड नेटवर्क बना होता है, तो इतना कोई मसला नहीं है। दैट्स हाउ गुनुटेला वर्क्स, ठीक है जी। जैसा पढ़ लीजिए एक से। देख लीजिए नाम अपने सर्वेंट्स कहलाते हैं क्लाइंट्स। डिफाइंस द नंबर ऑफ मैसेज कॉल्ड डिस्क्रिप्टर्स फ्लडिंग बेस, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, ये हमने तरीका पढ़ा किसका कि भाई एक अनस्ट्रक्चर्ड P2P ओवरले नेटवर्क आप बनाएंगे तो उसका तरीका हमने ये पढ़ लिया। अब अगर आप स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स बनाए। डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स का मतलब ये है कि आपने एक जैसी चीजें एक जगह रखनी है, वो एक जैसी चीजें एक जैसे करेंगे, आप एक हैश निकालेंगे, ठीक है जी, उस हैश में आप IP को भी डाल दें, ठीक है जी, और उस डेटा को भी किसी हद तक बाज़ लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं, और आपकी वैल्यू पेयर्स बना लें, ठीक है। तो इस तरह जो DHT स्टोर होगा उसके पास ये आइडेंटिफायर हो जाएगा, ठीक है, और IP एड्रेस की मदद से आप उसका हैश कैलकुलेट करके उसको एक वैल्यू असाइन कर देंगे, और अब वो सारी एक जैसी हैशेस को आप एक जगह स्टोर कर लेंगे। अब इसमें सेम IP वालों को भी आप अलग अलग रख सकते हैं, एक जैसे डॉक्यूमेंट वालों, वीडियोस वालों, ऑडियो वालों को भी एक जैसे रख सकते हैं, यानी कि यू कैन डू इट इन नंबर ऑफ वेज, ठीक है जी। और आप IP से नेटवर्क की बाउंड्रीज भी अपनी डिफाइन करके उनको भी एक जगह रख सकते हैं, ये मेरा IP का पूल वाले यहाँ रहे, ये यहाँ रहे, ठीक है। लेकिन सिर्फ IP से नहीं करना ना, असल तो आपका मकसद है कि जो सर्विसेज मिलनी है, असल तो आपने पेयर करना है जो जो भी फाइल शेयरिंग हो रही है, जो कि जिस चीज को रिसोर्स है, जिस चीज के लिए ओवरले फॉर्म हुआ है, आपने उसको करना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वुड बी डन। अब देखिए, structured P2P networks employ a global consistent protocol to ensure that node can efficiently route a search to some pair that has desired file. Even if the file is extremely rare, such a guarantee necessitates a more structured pattern of the overlay link. ठीक है जी। तो एग्जैक्टली हैशिंग की वजह से, चूंकि आपको पता है ना, हैश करने का मकसद ये है कि सेम नहीं हो सकते ना हैश, तो आप एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि हैश टेबल से कि वो चीज कहाँ रखी हुई है, ठीक है, चाहे वो बहुत देर हो, करीब हो, या सिमिलर चीजें कहाँ रखी हुई हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच आप उसको डायरेक्टली उस चीज को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है जी। और इस यानी कि जो आपकी नॉर्मल TCP/IP की लेयर है उसके ऊपर चलेगी ये DHT की लेयर, और वो अलग अलग कर देगी, मोबिलिटी को भी कर सकतेगी, वो एप्लीकेशन वाइज भी अलग कर लेगी, वो स्टोरेज वाइज भी अलग कर लेगी। तो इट डस ये दिस हैशिंग एज इट कैन बी डन ऑन सो मेनी वेज, यानी कि IP से लेके हर तरह से, तो ये आप दो तरह के फंक्शन इसमें यूज हो रहे होते हैं, ठीक है जी। एक तो आप पुट करते हैं कि कौन सी IP होगी और क्या डेटा रखूंगा, और उससे जो है आप गेट करते हैं, तो उस की से गेट करते हैं, और जो की है वो IP एड्रेस और डेटा की कॉम्बिनेशन से निकल रही है।
तो इस वजह से यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट लोकेशंस कि कहाँ पे किस किस्म की डेटा का मतलब जो भी रिसोर्स है, it may be a video, it may be an audio, it may be a document, a PDF file, it may be anything. ठीक है जी, तो this explain is well. चले जी, can I get a one? यहाँ तक बात समझ में आई है? ये तीन स्ट्रक्चर्ड ओवरले नेटवर्क्स हैं, एक कॉर्ड कहलाता है, एक कैन कहलाता है, एक पेस्ट्री कहलाता है, और ये एग्जांपल इसी की हैं, DHT की, डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल्स की ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। इनमें जरा सा फर्क देख लीजिएगा, इसको पढ़ लें जरा टेबल को। चलें जनाब, आजान भी होगी। तो आप देखिएगा ये तीन तरीके हैं, तीन प्रोटोकॉल्स हैं जो DHT को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपनी तरह से। जैसे कि DHT करता यही है कि वो की वैल्यू पेयर तो बनाता है और साथ के जो लोग हैं उनको कीज असाइन कर देता है साथ के नोड्स को, ताकि सिमिलर चीजें वहां से मिल सकें। तो बेसिकली उस की ने पॉइंट करना होता है उन सिमिलर नोड्स को, तो उसका वो आइडेंटिफायर स्पेस कहलाती है। तो वो कॉर्डल रिंग में वो फिंगर्स कहलाती हैं जो पॉइंट कर रही होती हैं, और बाकी दो में अपने अपने तरीके हैं। बाकी लुकअप प्रोटोकॉल आप देखें, मैचिंग डेटा की एंड द नोड आइडेंटिफायर, मैपिंग की टू अ पॉइंट इन द डी डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, मैचिंग की एंड प्रीफिक्स ऑफ द नोड आइडेंटिफायर। तो मुख्तलिफ तरीकों से काम जो है, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको एक नाम देना है इन टर्म्स ऑफ हैश टेबल, एक हैश एंट्री होनी है और वो हैश एंट्री शुड बी पॉइंटिंग टू द सिमिलर डेटा आइटम्स। ये इसका बैकबोन। चलें जी, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जनाब why can't we have best of both the things, यानी कि जहां पे जरूरत है वहां पे मैं यानी कि जहां मुझे ऐसी चीज चाहिए जो किसी पर्टिकुलर उससे मुझे नहीं मिल पा रही, तो वहां मैं ग्नूटेला की तरह फ्लडिंग कर दूं, और जहां मुझे एग्जैक्टली मिल पा रही है तो वहां पे मैं कॉर्ड के जरिए जहां फिंगर पॉइंटिंग हो रही है सिर्फ उन्हीं नोट्स तक चला जाऊं। तो ये सेकंड जो पैराग्राफ है ये इसी तरफ पॉइंट कर रहा है कि वी कैन हैव अ सॉर्ट ऑफ ए हाइब्रिड हायरार्किकल आर्किटेक्चर जो कि दोनों को, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को
के फीचर्स को यूज कर लें। ठीक है जी, यू कैन रीड हियर, वन कैन एम्बेड कोड ऑन टॉप ऑफ गुनेटेला। ठीक है जी, फ्लडिंग सर्च प्रोटोकॉल इन गुनेटेला इज सूटेबल फॉर लोकेटिंग हाईली रेप्लिकेटेड फाइल्स। ठीक है जी, और जहां पे स्पेसिफिक हो कोई चीज तो वहां पे मैं उसको यूज कर लूंगा कोड के फिंगर्स को। ये बात समझ में आ रही है? गेटिंग इट? अब इस सारी चीज को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा जनाब? आपको राउटिंग को हैंडल करना है। राउटिंग प्रॉक्सिमिटी को दिमाग में रखते हुए हो रही हो और फॉल्ट टॉलरेंस अचीव करनी है। ठीक है जी, अब बारी बारी हम इन चीजों को देख लेंगे, लेकिन आपको समझ में आती है ना कि प्रॉक्सिमिटी भी समझ में, पहले हम बात कर चुके हैं कि इससे मैं एक ही जो लोग फिजिकली कनेक्टेड है उनको करीब रख लें आप राउटिंग के जरिए। ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंस ज़ाहिर यही है कि कुछ डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन बरकरार है। और राउटिंग ये है कि आप स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन तक चले जाएं और वहां से अपनी चीज लेके वापस आ जाएं। ठीक है जी, local awareness, also called proximity awareness, is a mechanism to let peer nodes to prone to connect with physically close peers. ठीक है, in order to reduce average overlay link latency. ठीक है, करीब होंगे तो आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ कम होगी, यूज होगी और लेटेंसी कम होगी। तो एक टिपिकल डेटा स्टोरेज स्टैक की एग्जांपल हो रही है जिसके जरिए वो जो उन्होंने की बनाए हुए हैं, जिसके जरिए कनेक्शंस को शो किया जा रहा है कि एक राउटिंग टेबल की जिस तरह एंट्री होती है रिप की, ओएसपीएफ की, किसी की भी, तो उसी तरह की एंट्री है जो ये बता रही है कि भाई इस नेक्स्ट हॉप से आपको वो डेटा आइटम मिल सकता है। ये देखें, ये हैश मौजूद है, और इस नेक्स्ट हॉप से आपको वो डेटा आइटम मिल सकता है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सिमिलर डेटा आइटम्स को प्लेस किया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये एक फिजिकल हमारा टिपिकल जब हम नेटवर्क्स पढ़ते हैं तो इस किस्म की डायग्राम हमारे सामने होती है ना, ये राउटर, स्विचेस एंड यू। तो जो इसकी लेयर है, ओवरले की लेयर है, वो यहाँ काम करती है ना एप्लीकेशन लेवल पे, और उसमें से कुछ जो एप्लीकेशन लेवल पे जो उसे चीजें करानी है उनको परफॉर्म करती है, उसके से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेटा चाहे यहाँ से निकल के यूं आ रहा हो, लेकिन उसके लिए डेटा आ रहा होगा ऐसे। ठीक है जी, तो उसे फर्क नहीं पड़ता इन चार में से वो कहाँ जाए, उसके लिए वो एक है, और यहाँ पे वो कहाँ जाए उसके लिए वो एक है, और ये सब मिलके यू कैन रिटर्न अ नाइस थिंग। ठीक है जी, तो ये जैसे मैंने आपसे किया कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या चीज सामने आ रही है वो आपके शो करती है ओवरलेड नेटवर्क को। जो नीचे नेटवर्क है ओवरलेड नेटवर्क या पीयर टू पीयर नेटवर्क, जो नीचे नेटवर्क है वो टीसीपी/आईपी का नेटवर्क है, वो अपनी जगह चलता रहेगा। अब नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। नेटवर्क प्रॉक्सिमिटी की तो हमने बात कर ही ली है। ठीक है जी, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि फिजिकली क्लोज पीयर्स को आपस में क्या करा दिया जाए, क्लोज करा दिया जाए और उनको आपस में कनेक्ट करा दिया जाए। अब उसके जो करीब प्रॉक्सिमिटी जो सेम फिजिकल नेटवर्क को शेयर करने वाले लोग हैं, तो वो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और उनको दूर दूर कर देंगे तो वो तो हमारी टोपोलॉजी मिसमैच हो जाएगी। ठीक है जी, और वो मिसमैच होने की वजह से it can create problems, right? तो और वो प्रॉब्लम से ज्यादा इनएफिशिएंसी ड्रॉ कर लेगा सिस्टम। तो इस वजह से इट्स बेटर, और उसके मुख्तलिफ तरीके दिए जाते हैं कि जी नेबर्स की सिलेक्शन का तरीका हो। ठीक है, मुख्तलिफ तरह से आप खुद भी सोच सकते हैं कोई तरीका कि ऐसा क्या किया जाए कि जो फिजिकली बेहतर करीबी वो हैं एक कंपोनेंट्स हैं उनको आप एक एप्लीकेशन लेवल के वर्ल्ड नेटवर्क पे भी उनको करीब ही दिखाया जा सके। दैट्स द कैच। चलें जी, अब थोड़े से हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रस्ट, रेपुटेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी, इसी एरिया में कि जी आपने ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना है, किस तरह
और ये वही बात है ना कि आप किस तरह, इफ देयर आर मोर, अगर आपको वही जो आपको रिसोर्स चाहिए वो एक से ज्यादा पेयर से मिल रही है, तो आप कैसे फैसला करेंगे कि आपको किस पेयर के पास जाना है? तो उसके लिए आपको एक पूरे रेपुटेशन सिस्टम बिल्ड हुआ हो जो ये तय कर रहा हो कि अमंग दी अवेलेबल पेयर्स कौन सा पेयर ऐसा है जो आपको बेहतर रिप्लाई कर सके, वो कौन सा पेयर है जिससे आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग दी राइट इंफॉर्मेशन एट द मिनिमम पॉसिबल टाइम वो कौन सी है ना? तो उसके लिए एक ट्रस्ट लेवल इम्प्लीमेंट होना है, उसके लिए एक रेपुटेशन सिस्टम बनना है, ठीक है। अब इन सारे ही जो सॉफ्टवेयर हैं इनके अंदर ये मैकेनिज्म होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए, स्टार पॉइंट्स के जरिए ये फैसला नोट एक्स कर लेता है कि उसे किस वक्त किससे बात करनी। अब ये रेपुटेशन सिस्टम को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। आप लोग जरा स्लाइड को देखें, आई विल बी बैक इन कपल ऑफ मिनट्स। अच्छा जी, आई एम बैक, सॉरी।
तो ये स्लाइड आपने देख ली होगी। दिस इज रिगार्डिंग कि अगर रेपुटेशन सिस्टम को ये इस्टेब्लिश होगा तो ये तो हम खुद भी सोच सकते हैं कि जहाँ से हायर एक्यूरेसी मिल रही हो तो जाहिर है दैट इज वन फैक्टर। ओवरहेड कम हो, ठीक है जी। जहाँ पे पीयर्स डायनेमिकली अडेप्ट कर रहे हों वो उस ऑटोनोमस सिस्टम में, ठीक है जी। और जहाँ से आपको एग्रीगेशन ज़्यादा मिल रही हो, बेहतर मिल रही हो। सो दिस इज डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस रेपुटेशन सिस्टम्स के हैं, ठीक है। तो हम इसके अलावा भी बात कर सकते हैं, हम इसके अलावा कह सकते हैं कि जनाब इसके अलावा वी कैन डू कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। ओवरऑल ट्रस्ट के और बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, उनको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो that's how a peer would be selected, ठीक है, कि जिससे आपके पास ज्यादा चांसेस हों डिलीवरी के। अब इसको सिक्योर भी होना है ऑफ कोर्स, और जो सिक्योर होना है उसके लिए ज़ाहिर है मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन होंगी तरीके की कि जनाब ऑथेंटिकेशन को अचीव किया जाए और डीडॉस से बचने के लिए, ठीक है जी। तो आपको मुख्तलिफ राउटिंग को कल्यूट करना होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप जो हैं वो बेसिकली डीडॉस का मतलब ये होता है ना कि आपके एक ही उस पर इतने ज़्यादा पैकेट्स थ्रो किए जाते हैं कि उससे वो यानी कि वो नोड अनअवेलेबल हो जाता है। तो उसका तरीका सबसे पहले ये होता है कि आप वो आइडेंटिफाई करें वो कौन सी आईपीज हैं जो मिसबिहेव कर रही हैं, वो नोड्स जो मिसबिहेव कर रहे हैं और उससे नेटवर्क से हटा दें। क्योंकि ओवरनेट नेटवर्क में एक जो नोड सिर्फ अच्छे नोड नहीं होते, उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे नोड भी होते हैं जो मलेशियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है जी। तो वो मलेशियस एक्टिविटी जो भी नोड परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको भी दिखाना, उनको भी हैंडल करना मकसद होता है, ठीक है। और उनसे बचना भी ज़रूरी है। तो एक तो उनका ट्रस्ट लेवल 0 हुआ होगा तो आप पहले ही उन्हें बंद कर सकते हैं, एक तो वो तरीका है। दूसरे, आप उनको कुछ टेस्ट पैकेट्स भेज सकते हैं, टेस्ट प्रोसेसिंग करा सकते हैं, और उनसे अगर सही आपको रिजल्ट ना मिले तो आप उन्हें मार्क कर सकते हैं। तो और यही चीज़ जो आईपी प्रोविजनिंग है, क्योंकि ये फाइल ट्रांसफर है ना, तो कॉपीराइट का बहुत मसला होता है कि म्यूजिक की फाइल चली गई, वीडियो चली गई, कॉपीराइटेड नहीं है। तो वो फिर ऐसे नोट्स जो कॉपीराइट के बगैर चीजें शेयर करा रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है थ्रू दी रेपुटेशन सिस्टम। ये बात आगे भी आनी है। तो वो सिक्योरिटी पे भी वही चीज एस्टेब्लिश हो सकती है कि रेपुटेशन सिस्टम के जरिए उन नोट्स को बंद किया जाए। ठीक है जी। 4 classes of network attacks often occur in a PTP network। क्या क्या हो जाते हैं जनाब? डिनायल सर्विस की तो हम बात कर चुके हैं। राउटिंग अटैक्स समझते हैं आप कि वो रीराउट करने शुरू कर दे मैसेज को, तो वो भी एक तरह के रिजल्ट हो जाता है डीडॉस अटैक में, ठीक है। वो आप तक पैकेट ही नहीं आने दे रहा, ठीक है जी। स्टोरेज और रिट्रीवल के अटैक्स, ठीक है, जिसमें आपके मौजूद डेटा को बगैर उसके अथॉरिटी के ऑथेंटिकेशन के ऑथराइजेशन के ले लिया जाए, ठीक है जी। और आखिरी चीज क्या है जनाब? इनफैक्ट जो पहला पॉइंट था वो कहता है कि फ्लैश नंबर ऑफ पीयर ज्वाइन और लीव द नेटवर्क रैपिडली और रैंडमली, तो उससे क्या होगा, बहुत इनकंसिस्टेंट बिहेवियर हो जाएगा और इससे उस डेडलॉक्स में चले जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही नई किस्म का अटैक है जिसमें सिर्फ नोड रिसोर्सेज का आना जाना, यानी कि नोड्स आए, पार्ट बने और फिर चले जाएं, पार्ट बने चले जाएं, तो वो कंटिन्यूस अपडेशन है राउटिंग एंट्रीज की, वो इतना ओवरहेड क्रिएट कर देंगी कि एक्चुअल सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पीपल कैन आई गेट इट टू? आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, कोई सवाल जवाब कुछ नहीं। आखिरी क्लास में कुछ तो पूछ लो भाई। कमाल कर दिया नादिया, आपने सवाल भी पूछा तो क्या पूछा? दरवाजा खुला होता, एक ना बिल्ली का बच्चा ना यहाँ से दादी रूम में आ गया।
एनीवन एल्स, कोई सवाल अब तक? कॉपी राइटिंग के हवाले से मैंने बात कर ली आपसे, ठीक है जी। ये एक टिपिकल BitTorrent फाइल शेयरिंग का बता रहे हैं कि एक सीड्स होते हैं जो अपने पास जमा करके रखते हैं, नॉट नेसेसरीली हेल्पिंग द अदर पर्सन टू गेट इट फुलफिल्ड। तो उसमें ये होता है कि सिर्फ एक आदमी के ऊपर बोझ नहीं पड़ता और पूरा पूरा पीयर नेटवर्क हेल्प कर रहा होता है, हेल्पिंग अ सिंगल नोड टू गेट द थिंग्स डन। तो बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा नोड है उसमें भी यही होगा, जब इसको सीट को कुछ चाहिए होगा तो बाकी नोड्स उसको इसी तरह हेल्प कर रहे होंगे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर डन। ठीक है जी। तो इसमें रेपुटेशन भी इस्टेब्लिश हो रही है और इसमें ऑब्वियसली इसकी रेपुटेशन भी इस्टेब्लिश होगी जो सीट करा के दे रहा है सब कुछ, और इससे एफिशिएंसी भी सिस्टम की बढ़ रही है और ट्रस्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है एक नोड से दूसरे नोड का। ठीक है जी, क्लियर है? ये डायग्राम भी यही दिखा रही है कि अगर आपको रेप्लिका क्रिएट करने हैं, जाहिर है जिस रिसोर्स का बहुत ज्यादा, कोई ऐसी मूवी हिट हो गई आप आदमी उसी को डाउनलोड कर रहा है, तो इट्स बेटर कि उस मूवी के जो पीयर्स हैं वो एक से ज्यादा रेप्लिकास क्रिएट कर दिए जाएं। ठीक है जी, एक से ज्यादा रेप्लिकास, जब एक जो रिसोर्स ज्यादा डिमांडिंग होगी उसके ज्यादा रेप्लिकास वुड हेल्प इन सिस्टम एफिशिएंसी। तो ये जो कॉर्ड का एक तरीका है वो दिखाई गया, लेकिन ये कॉर्ड रिंग के अलावा वैसे भी जितने ज्यादा रेप्लिकास, जितनी डिमांडेड रिसोर्स होगी उसके उतने ज्यादा रेप्लिकास जनरेट कर दिए जाते हैं, and that would help in designing the overall global content distribution network, जिससे CDN का ऐसे ही नाम है, लेकिन उसका तरीका यही है कि मुख्तलिफ पेयर्स में चीजें मौजूद हों और जो जहां से एक्सेस हो रहे हों वो वहां से मिलता रहे और उस तरह वो काम होता रहे। कॉपीराइट के हवाले से अभी मैंने यही गुफ्तगू की थी कि जो बैड पैकेट्स आ रहे होंगे, जो अनकॉपीटेड पैकेट्स आ रहे होंगे, उन नोट्स को आप मार्क कर लेंगे और उनको नेटवर्क का पार्ट नहीं बनाएंगे ताकि यू विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, मैंने जितनी तेज कर सकता था उतना तेज करके ये आप लोगों को करवा दिया है, सही है। एंड प्राइवेसी प्रिवेंशन के ये है कि आप जहां से आपको पॉल्यूटेड चंक्स आ रहे हैं, यानी कि वो चंक्स आ रहे हैं जो 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 ठीक नहीं है, जो कॉपीराइटेड नहीं है या गलत हैं या जो भी हैं, तो उनको आप मार्क कर लेंगे नोट्स को और उनको हैंडल कर लेंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल नहीं है, आज तुम लोग बिल्कुल खामोश बैठे रहो। आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर लिसनिंग और नॉट। बिलाल हुसैन, फजूल बात मत करो कि सवाल का टाइम नहीं दिया। यू आर ऑलवेज लाइक यू वुड हैव आस्क्ड क्वेश्चन व्हेनेवर यू हैव वांटेड। चलो अब जल्दी से एग्जाम की बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ असल में होता क्या है, मैं जरा आपका रिजल्ट आप लोगों को शेयर करा दूं। गिव मी अ सेकंड, देन मैं एग्जाम की बात करूं।
आप लोगों को अपने मार्क्स नजर आ रहे हैं? ओके, सो ये इस वक्त आपके मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो ये तकरीबन इस वक्त किस में से कैलकुलेट हो चुके हैं, 60 में से। तो 40 मार्क्स का पेपर होना। अच्छा, हमने कितने, कोई मुझे बता सकता है हमने कितने चैप्टर्स दिए थे अब तक एग्जाम में? मतलब हाउ मेनी चैप्टर्स हैव वी कवर्ड इन द एग्जाम? या मिड टर्म के बाद हमने 5 एंड मिड थे ना, और ये ओवरऑल कितने चैप्टर हैं? मेरे ख्याल से दीज आर 9 चैप्टर्स ना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस कोर्स को आमतौर पे देखिए, स्टिल जिन लोगों के कम नंबर है ना वो भी आराम से पास हो रहे हैं, ठीक है। 40 में से 30 नंबर चाहिए, एवरीवन वुड क्लियर, ठीक है। यहाँ पे 30 आ गए तो ए भी सीधे कुछ लोगों के आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ए वालों को तो 35-36 नंबर चाहिए। तो अब एक तरीका ये हो सकता है, मैंने ऐसा सोचा है कि लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने सारी अब कर दी है, तो जस्ट टू एंड द क्लोज ऑन हाई, क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ना आप सच्ची पूछे तो ये कवर तो हो गया, हमने पूरी किताब भी पढ़ ली, एक बड़ा डिटेल ब्रेथ वाइज ओवरव्यू भी कर लिया, हर जितनी डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजीज है उनको तकरीबन देख लिया। दो हमने सिर्फ स्क्रैच सरफेस से स्क्रैच किया, लेकिन बहरहाल एक आइडिया हो गया सबको हर चीज का। लेकिन अब जो है बात, एहसन सागर आप क्या कह रहे हैं कि मेरे कितने हैं? 43 हैं। तो यहाँ पे कितने हैं आपके? यहाँ वाले को ठीक माने आप, सही है। और अब मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस कोर्स को हाई पे क्लोज कर लें और मुझे बताएं कि मैं आपको कितने चैप्टर दूं। आप सबके मुझे 35 नंबर से ज्यादा चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि इसमें जो चीज हम नहीं कर पाए ऑफ कोर्स वो था कि हम थोड़ा थोड़ा ना कुछ हैंड्स ऑन कर लेते चीजों का, लेकिन अगर हमारे पास 2 लैब्स भी होती ना तो हम कुछ ना कुछ दे देते। अभी ये नहीं हो पाया। अब ये चूंकि नहीं हो पाया तो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल कवरेज ही रही है कोर्स की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा रास्ता मिले। तो यू टेल मी कि इसमें हम क्या करें? हाउ मेनी चैप्टर्स? People, can you hear me? पूछ रहा हूँ भाई, कितने चैप्टर्स? अच्छा चले, मैं आपको बता रहा हूँ। सिरा साहब नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा है कि मैं आपको दे रहा हूं लास्ट 5 चैप्टर्स। क्या दे रहा हूं मैं आपको? लास्ट 5 चैप्टर्स। और उसके साथ जो हमारी 2 क्लासें हुई ना प्रेजेंटेशंस की, तो आप यूं समझें कि एक जो रिकॉर्डेड क्लास है प्रेजेंटेशन की, उससे एक सवाल बनेगा। तो इस तरह आपके पास टोटल 7 सवाल आएंगे। क्या मैंने अपनी बात क्लियर की? यानी कि एक दिन जो प्रेजेंटेशन हुई उससे एक सवाल बन जाएगा, एक दिन जो प्रेजेंटेशन हुई उससे एक सवाल बनेगा, ठीक है। ये तो 2 सवाल हो गए, और बाकी 5 चैप्टर से 5 सवाल। तो इस तरह यू विल हैव 7 क्वेश्चंस। तो आप लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं उन पेपर्स को, उन लोगों से आप प्रेजेंटेशन ले भी सकते हैं, ठीक है। और लास्ट 5 चैप्टर्स, ठीक है। 3 to 8 नहीं भाई, 9 चैप्टर्स हैं हमजा अहमद। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? 5, 6, 7, 8, 9 मैं ये लिख रहा हूँ गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। तो जो प्रेजेंटेशंस दी आप लोगों ने वो इंक्लूडेड है, सारी प्रेजेंटेशंस ऑफ ऑल द ग्रुप्स इंक्लूडेड। और
चैप्टर 3 to 8 include, चैप्टर 5 to 9 इंक्लूडेड। ठीक है, all student presentations and chapter 5 to chapter 9। ठीक है, ऑल गुड। पैंतीस नंबर से कम नहीं चाहिए मुझे किसी के भी। आई रियली वांट कि ये क्लोज हम हाई पे क्लोज करें। होता ये कोर्स वैसे आराम से जाता है, सेशनल भी बन जाते हैं, पता नहीं फाइनल में क्यों बच्चे बुरा कर लेते हैं। आई रियली वांट यू टू डू गुड, ओके। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको एग्जैक्ट चैप्टर्स पता है, आपको ये पता है चैप्टर से कितना सवाल आया, हर चैप्टर से एक सवाल आएगा। यू कवर दी स्लाइड्स, और आपने कवर क्या करना है, स्लाइड पे टॉपिक देखें, उसे किताब से पढ़ लें, एज सिंपल एज दैट। आपने पूरा चैप्टर भी नहीं देखना, जो चैप्टर का जो हिस्सा स्लाइड पे कवर हुआ है उसको स्लाइड की बुक की तफसील में देखना है, दैट्स इट, राइट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू इट। जी, लेक्चर स्लाइड सारी अपलोड हो चुकी हैं और ये अभी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। All right, people. Thank you very much for being a very wonderful audience. मैं इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। 8 घंटे की क्लास होती है मेरी, 4 घंटे एक दिन, 4 घंटे एक दिन। बहुत मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ना। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों की एफर्ट्स को, to concentrate, to listen to someone whom you cannot see with all the home and office settings. It's not easy. I do appreciate, and I will definitely consider it in marking as well. And I really want to thank you for being nice. ठीक है जी। And I am really hopeful कि ज़ाहिर है जो कुछ भी हमने 13-15 क्लासों में किया है, 14 क्लासों में, somehow or the other it would remain beneficial for all of you. प्रेजेंटेशन मेरे पास तो है नहीं, तो प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास है, आपस में शेयर कर लें। ठीक है जी, तो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच पीपल, थैंक यू। जी बिल्कुल हैं दानिश आजाद साहब। अल्लाह हाफिज।